हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हमारे लॉ जो पेपर 2 है उस पे आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे। कल तक हमने स्मॉल कंपनी पे कर रहा था। स्मॉल कंपनी का एक छोटा सा टॉपिक था, वो बचा था, वो बता देता हूँ मैं। जैसे रेंज जो कंपनीज एक्ट बनता है उसमें कोई अमाउंट तय नहीं किया जाए। जैसे हम इस यहाँ पे था 4 करोड़ 40 लाख की अमाउंट थी। ये कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा, वहां लिखा है एज पर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी। सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब जो अमाउंट किया जाएगा वही एप्लीकेबल होगा। लेकिन वहां सीजी के से प्रिस्क्राइब ही नहीं किया, वहां सीजी को लिमिट भी दे रखी है कि आपको 50 लाख से 10 करोड़ तक की लिमिट में ही पेड अप शेयर कैपिटल रखना है और 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में टर्नओवर रखना है। वरना तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जहां से उसे ज्यादा फंड आ रहा होगा उस कंपनी के टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल को ही स्मॉल कंपनी में डाल देंगी, क्योंकि स्मॉल कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अपने बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, टैक्सेस में, और भी अलग अलग जगह उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं लॉ में। इसलिए इसकी लिमिट भी तय की गई है, रेंज की सीजी कहाँ से कहाँ तक प्रिस्क्राइब कर सकती है, और टाइम के साथ वो उसको बढ़ाती रहे। कि अभी 4 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल और 40 करोड़ टर्नओवर है। उससे पहले जो था वो 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल और 40 करोड़, 20 करोड़ टर्नओवर था। इससे आगे हम देखते हैं, तो अब हमें देखना है आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ईयर क्या होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40 में डिफाइन किया गया है। इसमें क्या क्या आते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एसओएससी। ये इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हम हमें फाइनल में पढ़ना है, उसमें इसे इंक्लूड किया गया है। ये हमारे इंटर के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें बनाना भी नहीं है, लेकिन फाइनल में इसको इंक्लूड है तो वहां हमें ये सीखना पड़ेगा। स्टेटमेंट इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यानी कि इक्विटी हम जो होते हैं, हमारी इक्विटी के बारे में हमने पढ़ा था अकाउंट्स में। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो इक्विटी होते हैं उसको हमने कहाँ यूज करा है, कहाँ से इक्विटी हमें आई है, वो सारी हमें उसमें दिखानी पड़ती है। और लास्ट होता है एक्सप्लेनेटरी नोट ऑफ एनेक्स टू अबव स्टेटमेंट। इसको हम नोट टू अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें हमें पूरी एक्सप्लेनेशन जो हुई होती है बैलेंस शीट ऑफ में हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया, तो उसको पार्ट्स में हमने नोट टू अकाउंट में डिवाइड किया होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो हर कंपनी को बनानी जरूरी नहीं है। कुछ कंपनीज है जिनको छूट दे रखी है कि आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे फिर भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी मानी जाएगी। जैसे 1% कंपनी, 1% कंपनी में एक ही बंदा है और वो कितनी बैलेंस शीट बनाता फिरेगा, तो एक ही की जिम्मेदारी होती है, तो उसको भी एक्सेप्शन दिया जाता है। स्मॉल कंपनी को, स्मॉल कंपनी यानी कि एक तो अभी तो स्टार्ट हुई है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पीछे क्यों भागे? वो उस जितना फाइनेंशियल बैलेंस शीट तक उसे बनाना जरूरी है, कैश फ्लो मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी जब वो कुछ काम ही नहीं कर रही तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के करेगी क्या? उसके पास तो पैसे ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, जो उसकी ओपनिंग में होगा वही क्लोजिंग में दिखेगा, तो उसको भी जरूरी नहीं है। और प्राइवेट कंपनी हु रजिस्टर स्टार्टअप, जो स्टार्टअप में कंपनी रजिस्टर्ड है, पहली बात तो स्टार्टअप कंपनी कभी पब्लिक होगी नहीं। अगर पब्लिक है तो वो कभी स्टार्टअप नहीं रहेगी, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट सब कुछ बनाना पड़ेगा। भले ही वो स्टार्टअप हो, अगर वो पब्लिक है तो उसको कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा, उसे सारे जो भी रूल्स और रेगुलेशन होगी उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो जो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको छूट दी जाती है ताकि वो अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे सके, ना कि इन पे। फिर उसके बाद आता है आगे एक कॉन्सेप्ट आता है डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये वो डिपार्टमेंट है जो चेक करता है कि आपकी कंपनी न्यूली स्टार्टअप है या पहले से ही उसका बहुत यूज हो चुका है। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या, कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 41 में फाइनेंशियल ईयर डिफाइन है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर कोई कंपनी 1/5/2024 को इस्टेब्लिश हुई तो उसका फाइनेंशियल एंड होगा 31/3/2025 को। अगर 1/12/2024 को हुई तो 31/3/2025 को ही होगा। लेकिन अगर कोई एक एक 1 जनवरी 2025 को हुई
तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31/3/2026 को। क्योंकि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए। जैसे इसके 4 महीने तक वो तो काम आ जाएगा, लेकिन 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 3 महीने बाद बनाना और फिर दोबारा बनाना, तो हम उसमें 15 महीने की चलेगी कि इस साल का 3 महीने और अगला फाइनेंशियल ईयर मिला के 1 साल की 15 महीने के बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने की अलाउ नहीं है। तो उसके बाद फाइनेंशियल ईयर में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे टेस्ला इनकॉर्पोरेशन है, वो इंडिया में अपनी जब कंपनी खोलेगी तो वो यहाँ का फाइनेंशियल यूज करेगी, लेकिन उसकी होल्डिंग कंपनी क्या है, टेस्ला, जहाँ पे यूएस में एक कैलेंडर ईयर यूज किया जाता है। तो अगर कैलेंडर ईयर यूज किया जाता है तो वो चाहे तो यहाँ पे भी, इंडिया में भी अपना कैलेंडर ईयर से बना सकती है, लेकिन उसको सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। इसी तरह रिलायंस जो है, रिलायंस इंडिया की कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है और यहाँ का फाइनेंशियल ईयर यूज करती है। अगर उसकी जो सब्सिडरीज हैं वो दूसरे के देश में है, अगर उसकी बहुत सारी सब्सिडरी यूएस में या कहीं और है जहाँ कैलेंडर ईयर यूज किया जाता है, तो वो भी अपने इंडिया वाले स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकती है और उसको कैलेंडर ईयर में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन उसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यस कहती है तो वो कर सकती है, वरना वो नहीं कर सकती। फिर उसके बाद आता है हमारा लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, सेक्शन 2 क्लॉज 52 में डिफाइन है और इस पे क्वेश्चन भी आया था नवंबर 22 में 6 मार्क्स का। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मींस अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज किसी भी रिकॉग्नाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक सबसे मेन जो है वो है, तो उन दोनों में अगर लिस्टेड होगी तभी वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद सेबी shall not be considered as listed company। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो सेबी के साथ बात करके कुछ कंपनियों को छूट दिला सकती है कि वो लिस्टेड कंपनी के नाम से ना जानी जाए। तो अब ये रूल कहाँ अप्लाई होगा, एज पर रूल फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। यानी कि सेबी से उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात की, डिस्कस किया, कंसल्ट किया और कुछ रूल्स तैयार किए जो कि लिस्टेड कंपनी को के अंदर जो कंपनीज इसको फॉलो करेंगी वो कंपनी के अंदर नहीं आएंगी। जैसे public companies which have not listed equity shares but have listed non-convertible debt securities और non-convertible redeemable preference shares। यानी कि ऐसी पब्लिक कंपनीज जिनका इक्विटी शेयर नहीं, नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट सिक्योरिटीज यानी कि जो कन्वर्ट हो सकती, जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ऐसी सिक्योरिटीज और प्रेफरेंस शेयर्स, वो सब अगर उसने लिस्ट करवा रखे हैं तो वो प्राइवेट कंपनी, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट में, इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस एज पर सीबी रेगुलेशन। यानी कि कुछ 4-5 लोगों को उसने लिया, उनको अपने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स दिए और कहा तुम पैसा लगाओ। अब वो किसी को देगी, किसी से पैसा लेगी, तो जिसने उसके शेयर्स है उसको विश्वास तो होना चाहिए ना। तो वो कहती है कि आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवाइए। तो अगर वो लिस्टेड करने के लिए सिर्फ इक्विटी जरूरी नहीं है, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर से भी हम लिस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बात की थी एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, डिवेंचर, प्रेफरेंस और इक्विटी तीनों उसकी कंपनी की सिक्योरिटीज होते हैं। कोई भी चीज लिस्ट करवाए तो लिस्ट कंपनी में माना जाए, लेकिन यह उसके एक्सेप्शन है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में बेसिस में यानी पब्लिक से नहीं लिए पैसे, उसने किसी प्राइवेट में ही 3-4 लोगों, 10-12 लोगों को कलेक्ट बात की और पैसे उनसे लिए हैं और उनके उस बेसिस पे रजिस्टर कराया है, तो वो प्राइवेट कंपनी ही मानी जाएगी, लिस्टेड लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। या तो प्राइवेट कंपनीज विच हैज लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट सिक्योरिटीज, वही हो गया। यानी कि ऐसी भी यहाँ पब्लिक कंपनी के बारे में, तो यानी कि ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर नहीं है लेकिन कन्वर्टेबल डेप्ट सिक्योरिटीज और रिडेम्बल प्रीफरेंस है। यहाँ प्राइवेट कंपनीज जिनका नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट सिक्योरिटीज है वो प्राइवेट प्लेसमेंट करा है, उन्हें भी लिस्टेड नहीं माना जाएगा। और ऐसी कोई पब्लिक कंपनी जो इंडिया में नहीं है
बाहर किसी दूसरे देश में अपने स्टॉक्स को रजिस्टर करवा रखा है, पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, बल्कि बट हुज इक्विटी शेयर्स लिस्टेड इन फॉरेन जुरिडिक्शंस अंडर सेक्शन 23 क्लॉज 3, यानी कि 23 के सबसेक्शन 3 के अंदर अगर उसने किसी और कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इक्विटी रजिस्टर करा रखी है, तो वो भी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। इसके बारे में हम और क्लियरली सेक्शन 23 में पढ़ेंगे। आप आगे देखते हैं। तो एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा कि सेक्शन 2 क्लॉज 51, की मैनेजर पर्सन। की मैनेजर पर्सन होता है जिसके पास की होती है बिजनेस को मैनेज करने की, वो की मैनेजर पर्सन कहलाता है। जैसे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीएफओ, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर। सच पर्सन हु इज वन लेवल बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या होल टाइम एम्प्लॉय, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक लेवल नीचे ही है और होल टाइम एम्प्लॉय है कंपनी का। जैसे कोई परचेज डिपार्टमेंट का है, सेल डिपार्टमेंट का, ये सब डायरेक्ट जाके रिपोर्ट, मैनेजर जो होते हैं ये सब डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, तो उनसे एक लेवल नीचे हुए, और ये हर उनका रोज का काम है, तो इसी के इसलिए ये भी की मैनेजर पर्सन हुए। इसी के साथ हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे और अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।